ये बात है 9 जनवरी 1923 की। तब उस वक्त लंदन में बहुत ठंडी पड़ रही थी, लेकिन ये दिन लंदन वालों के लिए कुछ खास थी। सुबह सुबह का वक्त रहता है, लोगों की भीड़ लंदन के एक जेल के बाहर बढ़ने लगती है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको संभालना पुलिस के बस की बात नहीं थी। आखिर जेल के बाहर इतनी भीड़ किस चीज़ को देखने के लिए इकट्ठी हुई थी? चूँकि लंदन के हॉलोवे जेल के काल कोठरी के अंदर एक जल्लाद और उसका एक हेल्पर पहुंचता है। वहीं काल कोठरी में बंद जंजीरों में जकड़ी हुई एक 29 साल की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक महिला बेहोश लेटी हुई रहती है। इस महिला का नाम था एडिथ थॉमसन, जिसको कई दिनों से लगातार पेन किलर्स के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बेहोश लेटी रहती है। वहीं उस जेल से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक और जेल रहता है और उसमें एक 20 साल का नेवी का सैनिक जिसका नाम फ्रेडी रहता है। वो भी काल कोठरी में बंद रहता है। और ठीक उसी समय उस जेल के काल कोठरी के बाहर एक जल्लाद और उसका एक हेल्पर बाहर खड़ा होता है। तो आखिर ये महिला एडिथ थॉमसन और ये फ्रेडी थे कौन, और उन्होंने ऐसा क्या किया था जो दोनों इस स्टेज पे आ चुके थे, और क्या था इन दोनों में कनेक्शन? जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। एडिथ थॉमसन का जन्म 1893 में क्रिसमस के एक दिन लंदन के बाहरी इलाके में हुआ था और वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बड़ी बहन होने के कारण वो अपने 3 भाइयों और अपनी बहन की देखरेख में अपनी माँ की मदद किया करती थी। जब एडिथ की स्कूलिंग पूरी हो जाती है तो वो कामकाज करने के लिए लंदन के मेन सिटी में आ जाती है, जहाँ उसको लड़कियों के हैट बनाने वाली कंपनी में नौकरी लग जाती है और देखते ही देखते उस कंपनी में एक अच्छा पोजीशन बना लेती है। वो एक आम महिला की तरह ही थी, लेकिन वो सबसे अलग करना चाहती थी। एडिथ 1916 में एक जहाज के क्लर्क पर्सी से शादी कर ली और कुछ दिनों के अंदर ही दोनों पैसे मिलाकर एक घर खरीद लेते हैं। और ये जो घर खरीदते हैं वो उनके माता पिता के घर के नज़दीक ही रहता है। एडिथ की कमाई उसके पति से ज़्यादा थी और जो मकान उन लोगों ने लिया था जो 250 पाउंड की थी और आधे से ज़्यादा पैसा एडिथ की थी, पर घर उसके पति पर्सी के नाम पे था। शादी के बाद एडिथ का पति चाहता था कि वो अब सब महिलाओं की तरह घरेलू जिंदगी को अपना ले, मगर एडिथ का इरादा तो कुछ और ही था। एडिथ एक शानदार डांसर भी थी, इसलिए वो अपनी शाम लंदन के डांसिंग हॉल और बढ़िया होटलों में गुजारना पसंद करती थी। उसकी ज़्यादातर शामें सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बीतती थी। एडिथ को उस दौर की वसूलों में बंधना पसंद नहीं था। इधर ये सब चलते ही रहता है कि एक 20 साल का फ्रेडी नाम का लड़का अपने घर को आता है और उसका घर एडिथ के पास में ही होता है। वो लड़का मर्चेंट नेवी में काम किया करता था और वो अपनी छुट्टियां बिताने वो घर आया रहता है। वो एडिथ के परिवार वाले और एडिथ को अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि वो एडिथ के छोटे भाई के साथ पढ़ाई किया करता था। जब फ्रेडी छुट्टियां बिताने के लिए घर आया रहता है तो उसी टाइम एडिथ और उसका पति पर्सी एडिथ के घर पे जाते हैं छुट्टियां बिताने के लिए। धीरे धीरे जब छुट्टियां ख़त्म होने लगती है तो फ्रेडी और एडिथ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फ्रेडी का किस्मत उस पे मेहरबान रहती है और उसकी छुट्टियां बढ़ जाती है और फ्रेडी और एडिथ का प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। जब फ्रेडी एडिथ के घर पे छुट्टियां बिता रहा था तो वो देखता है कि पर्सी बहुत गुस्से वाला इंसान था और एक बार जब एडिथ का पर्सी से झगड़ा हुआ तो पर्सी ने एडिथ को उठाकर कमरे में एक कोने में ढकेल दिया, जिससे एडिथ को बहुत चोट आई थी। एक दिन फ्रेडी की कहा सुनी एडिथ के पति से हो जाती है और वो उनके घर से चला जाता है। चूँकि फ्रेडी मर्चेंट नेवी में था तो वो घर से दूर ही रहा करता था
और एडिथ फ्रेडी को खत लिखा करती थी और उसने फ्रेडी से खत में कह दिया था कि जब तुम खत को पढ़ लेना तो खत को जला देना। जब वो लेटर लिखती थी तो वो अपना प्यार फ्रेडी के लिए पूरा मन से इजहार किया करती थी, मरने मारने की भी बात किया करती थी। एक बार पति से झगड़ने के बाद जब वो फ्रेडी को लेटर लिखती है तो वो कहती है कि मुझे अब अपने पति से छुटकारा चाहिए, इसके लिए मैं उसके खाने में कांच को पीसकर मिलाती हूँ, लेकिन इससे कुछ भी असर नहीं हो रहा। वो प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो क्या लिख रही थी वो उसको खुद नहीं पता था। एडिथ को आखिर क्या पता था कि जो ये लेटर वो लिख रही है वो आगे जाकर उसके पूरे ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 3 अक्टूबर 1922 की शाम में एडिथ और उसके पति जब कॉमेडी शो देखकर आते रहते हैं तब रास्ते में एक गार्डन में पर्सी पर किसी नकाबपोश ने हमला किया और उसके गले पे लगातार चाकू से वार करने लगा। इस हमले में एडिथ बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि उसका पति मारा जा चुका है। ये देखकर वो रोने लगती है। पुलिस वहां पहले से आई रहती है और जब लाश का जांच पड़ताल कर रही थी तब पुलिस की नज़र पर्सी के गले पे जाती है, क्योंकि चाकू से इतना खतरनाक वार किया गया था जैसे कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। पुलिस मर्डर का केस दर्ज करके पूछताछ करने में लग जाती है। जब वो पर्सी के भाई से पूछताछ कर रही थी तब उसके भाई ने बताया कि उनको पूछताछ फ्रेडी से करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बार पर्सी से बहस भी हुई थी और उसके नियत ठीक नहीं लग रहे थे। तो तुरंत पुलिस फिर फ्रेडी के घर जाकर उसके रूम की तहकीकात करती है, मगर उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहीं एक अलमारी में कुछ कागज़ दिखाई देते हैं जो कि लव लेटर था, और वो वही लेटर था जो एडिथ ने फ्रेडी को लिखा था। इस लेटर में सिर्फ प्यार की बातें थीं, जिससे पुलिस को शक एडिथ पे होता है कि कहीं इसने तो अपने पति को नहीं मरवाया। लेकिन ये सबूत काफ़ी नहीं थे कुछ साबित करने के लिए। पुलिस तब भी एडिथ को गिरफ्तार कर लेती है और पूछती है कि कहीं तुमने ही तो अपने पति को नहीं मारा है। तब वो जोर जोर से रोकर कहती है कि मैं भला क्यों मारूंगी अपने पति को, मुझे कुछ मालूम नहीं कि किसने मारा। फिर पुलिस फ्रेडी के जहाज में जाकर उसके कैबिन को सर्च करती है और जो चीज़ पुलिस को मिलती है वो सबके होश उड़ा देती है। वहाँ पे वही लेटर मिलता है जिसमें एडिथ अपने पति से छुटकारा पाने की चाहत रखती है। एडिथ ने पहले ही फ्रेडी को हिदायत दी थी कि वो लेटर को जला दे, लेकिन फ्रेडी ने वो लेटर्स नहीं जलाए थे और उसे अपने पास ही रखे थे। पुलिस फिर फ्रेडी को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो फ्रेडी झूठ नहीं बोलता और बताता है कि हाँ उसी ने पर्सी को मारा है, लेकिन उसमें गलती मेरी नहीं है क्योंकि पर्सी ने ही पहले मुझ पे हमला किया था। जब फ्रेडी को पता चलता है कि एडिथ को भी मर्डर के केस में गिरफ्तार किया जा चुका है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे कुछ पता नहीं है, वो अनजान है इस केस से। और जब ये बात एडिथ को पता चलता है कि फ्रेडी ने उसके पति को मारा है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि तुमने ये क्यों किया। इस केस की बात पूरे लंदन में आग के जैसे फैल जाती है। हर लोग के जबान पे सिर्फ यही केस की बात थी और एडिथ जो कुछ की भी नहीं थी और इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं था, सब लोग उसी को दोषी ठहरा रहे थे। चूँकि इस टाइप की केस उस टाइम पे रेयर थी। एक तो 9 साल कम एज का लड़का से प्यार करना और पति को रास्ते से हटाने की चाहत। लंदन की औरतें कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी। उनका मानना था कि ऐसे लोग आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है और एडिथ के लिए मौत की सज़ा के लिए मांग उठने लगती है। जबकि उल्टा फ्रेडी जिसने पर्सी को मारा था उसको बचाने के लिए मुहिम चलाया जाता है। लगभग 5 लाख लोगों ने साइन किया था फ्रेडी को बचाने के लिए, लेकिन एडिथ जो कि बेकसूर थी उसके लिए लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब केस की सुनवाई होती थी तब कोर्ट में इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी जो कभी शायद हुई ना हो। फ्रेडी और एडिथ के लव स्टोरी के लेटर डेली वहाँ के न्यूज़पेपर में छपने लगे। दोनों एक पर्सनालिटी बन चुके थे।
फिर 9 दिन की सुनवाई के बाद जज ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। जब एडिथ को काल कोठरी में ले जाया जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। उसके माता पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी लंदन मानो एडिथ की दुश्मन बन गई हो। उसके बाद दोनों को अलग अलग जेल में एक ही टाइम पे फांसी दे दिया जाता है और बेकसूर एडिथ की जान ले ली जाती है। और ये केस अभी तक चर्चा में है क्योंकि पहली बार जानबूझकर किसी महिला को फांसी की सज़ा दी गई थी। मरने के बाद दोनों का मोम का पुतला बनाकर म्यूजियम में रखा जाता है, लेकिन विरोध के कारण सन 1989 में पुतले को बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एडिथ को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी या नहीं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।